स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जोधपुर में ईद पर भड़की हिंसा के कारण लगाए गए कर्फ्यू के बाद पुलिस का दावा है कि हालात पूरी तरह से काबू में है। उपद्रव मामले में 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अभी तक 141 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि घटना में 9 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई थीं। साथ ही उपद्रव में घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एहतियातन जयपुर पुलिस हेडक्वार्टर से जोधपुर 5 सीनियर अधिकारियों को भेजा गया है। मामले में डीजीपी ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। जोधपुर उपद्रव में 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक 141 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दस इलाके जहां पर कर्फ्यू लगाया गया था, आज रात 12 बजे तक उन इलाकों में कर्फ्यू है। इस पर हो सकता है कि प्रशासन और भी फैसले ले। बहरहाल उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खांडा फलसा, प्रतापनगर सदर, देवनगर, सूरसागर और सरदारपुरा, ये वो 10 इलाके हैं जहां पर प्रशासन ने कल कर्फ्यू लगाया था, जिसकी मियाद आज रात 12 बजे तक है। इसे बढ़ाना है या नहीं, इस पर प्रशासन जल्द फैसला ले सकता है, लेकिन प्रशासन फिलहाल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। पुलिस का दावा है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। सफिशिएंट जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया हुआ है और सभी जगह पेट्रोलिंग किया जारी है, फिक्स पिकेट्स है और सफिशिएंट जब्त में हमारे पास रिजर्व है। मैं आमजन से ये अपील करूँगा कि शांति बनाए रखे, जो आपका शहर है उस पर शांति कायम रहे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा और अभी स्थिति सामान्य है। कल दोपहर से ऐसा कोई घटना नहीं हुई है और पूरा नज़र रखे हुए हैं। हमारा सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, उनसे भी हमें जो गाइडलाइंस मिले हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो है वो हमारी बिल्कुल शांतिपूर्वक निकली है। पूरी जो पुलिस की जो गश्त थी वो पूरी तरीके से माकूल थी। हम लोगों ने बहुत सारी जगह नाकाबंदी चेक पॉइंट्स लगाए हैं। एडीजी साहब लॉ एंड ऑर्डर स्वयं यहाँ पर हैं, उनके निर्देशन में कर्फ्यू की 100% पालना करी जा रही है और दिन में भी यही अपील रहेगी, क्योंकि कर्फ्यू एनफोर्स्ड है। तो जिन भी एरियाज़ में कर्फ्यू है वहाँ पर लोग अननेसेसरी बाहर ना निकलें और पुलिस जो है वो अपना काम सख्ती से कर रही है। हमारा सपोर्ट करें और कोऑपरेट करें। सीएम गहलोत ने करौली और जोधपुर विवाद को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं को ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार को बदनाम किया जा रहा है। जैसा आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है। इसीलिए आप देख रहे दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाना आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। जोधपुर उपद्रव मामले में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया। कहा, प्रदेश की शांतिप्रिय परंपरा को वोट के लालच में तोड़ने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। केकड़ी में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने आए डॉक्टर शर्मा ने कहा, यहां तो मुस्लिम भाइयों में रामनवमी के जुलूस पर फूल बरसाए, लेकिन कुछ लोगों ने तय कर रखा है कि माहौल शांतिप्रिय न रहे। और सारा योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं लोग। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है
कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको शर्म ही नहीं आ रही है। क्यों लड़ा रहे हो वोटों की खातिर भाइयों को भाइयों से? तो ये जगह जगह जो आग लगाने का काम है कोई अपने आप नहीं लग रही है, ये नियोजित तरीके से। ये करौली में भी जो हिंसा हुई, कल जोधपुर में भी जो घटना हुई, उससे पहले हिम्मतनगर में हुई, वहाँ दिल्ली में हुई, ये पूरे देश में आग लगाने का काम चल रहा है। और मैं तो अपील करना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि वो समझदारी से काम ले। जिन लोगों के मंसूबे लड़ाने के हैं उन मंसूबों को समझने की कोशिश करो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर विवाद पर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। कहा प्रशासन को सावधानी बरतनी चाहिए थी क्योंकि नमाज के लिए काफी लोग जमा हो रहे थे। उन्होंने कहा प्रशासन पूरी तरह विफल रहा। तरह का घटनाक्रम हुआ था। सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके जब सुलह समझौता शांति सब संपन्न कराई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद में एक साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजारों नमाजी एकत्रित होंगे, उसके बाद में कुछ लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। और चूक के कारण से इस अमन शांति और भाईचारे के शहर को में आग लगी और हमारे यहाँ सारी परंपराएं टूट गई। बलवाइयों ने बलवा किया, क्योंकि कल की घटना को दंगा नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दंगा नहीं है, ये दंगे नहीं है, चाहे करौली में हुआ और चाहे यहां हुआ हो, क्योंकि उनकी दंगे की परिभाषा 10, 20, 50 लोग मरे वहां से प्रारंभ होती है। जोधपुर में मंत्री बीडी कल्ला ने लोगों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी घटना घटित हुई है उसकी मतलब फोटोज जो आए हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उसकी इन सब की पुलिस जांच कर रही है। बहुत शीघ्र उसके नतीजे आएंगे। और मैंने बताया ना, कोई भी व्यक्ति जिस किसी ने कानून हाथ में लिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन। और कुल मिलाकर आगे घटनाएं नहीं हो, इसके लिए मैंने रात को भी अपील की, अभी भी अपील करता हूँ कि जोधपुर का भाईचारा दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, इसलिए हम अपनी शांति व्यवस्था और सद्भाव को कायम रखें। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी मैं अपील करता हूँ कोई भड़काऊ भाषण नहीं दें, बल्कि सबको शांति और सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हुए मिलजुल कर रहे हैं। और जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, उनको नहीं बख्शा जाएगा। मान ली कहीं भी आप लोगों की शिकायत है कि कहीं पर लैप्सेज हुए हैं, तो उसकी भी जांच करेंगे। सर अभी बाहर से कुछ लोग आए, ऐसी भी सूचना मिली है कि बाहर से कुछ लोग आए, उपद्रवी थे, जोधपुर शहर के नहीं थे, और वो नमाज के बाद निकलने के बाद में पथराव किया था उन लोगों ने। मैंने कहा ना कि जो फुटेज आए हैं उनमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जिसने कानून में हाथ में लिया, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी मजहब का हो, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जोधपुर उपद्रव मामले में शांति समिति की बैठक विफल रही। सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत धरने पर बैठे हैं। उनके साथ विधायक सूर्यकांता व्यास समेत कई लोग शामिल हैं। उन्होंने एक पक्ष के लोगों को बचाने का आरोप लगाया है। में घुस गए, लोगों के अंदर पत्थर फेंके गए, सर फट गए, दुकानदार की लाठी मारी गई। इस तरह के है ना, एक बच्ची की टांग तोड़ दी गई, महिलाओं पे हमला किया गया। ये सारे महीने हमला करने के बाद आप ये कहते हैं कि जो इसमें पीड़ित व्यक्ति है उसको तो आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, हमलावर है जो दोषी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मैं राजस्थान सरकार से और प्रशासन से और अशोक गहलोत जी से भी ये आग्रह करूंगा कि दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, दोषी की रणनीति नहीं चलेगी। जो दोषी है उनको दोषी करार दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको अरेस्ट किया है तो उनको रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। अपराधियों को नहीं पकड़ा जाएगा और निर्दोषों को नहीं छोड़ा जाएगा और किसी शांति वातावरण। देखो ये शांति के नाम पे नाटकबाजी कर रहे थे। हमने कहा जोधपुर के अंदर दंगा नहीं था, जोधपुर में मलबा था। दंगा जहाँ होता है जहाँ सामने दूसरा पक्ष सामने होता है, यहाँ कोई दूसरा पक्ष सामने नहीं था। एक वर्ग गलबा कर रहा था और जो लोग अपनी सुरक्षा के अंदर सड़कों पर आए, जो लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने सड़कों पर आए, जो लोग अपने स्कूटर मोटरसाइकिल बचाने सड़कों पर आए, उन लोगों को गिरफ्तार के अंदर किया जा रहा है। पहले उनको छोड़े और 200 गिरफ्तार करे, उसके बाद शांति की बात करेंगे।
करौली के बाद जोधपुर में हुए सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश भर में हल्ला बोला। कई शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उदयपुर, श्रीगंगानगर, राजसमंद और झुंझुनू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं अजमेर में भाजपा ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाते हुए अंबेडकर सर्किल पर मौन धरना दिया और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की भी अपील की गई। भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया। पुलिस वालों से भी डंडा छीन करके पीटा गया। पत्रकार जो फोटो खींच रहे थे उनके जो है साथ मारपीट हुई। यहाँ तक यहाँ के विधायक के घर के बाहर भी तोड़ फोड़ और मारपीट हुई। वहाँ मोटरसाइकिल जला दी गई। इस प्रकार का तांडव राजस्थान में आज तक हमने नहीं देखा, जबकि वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अशोक गहलोत जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण से ये लगातार तनाव बढ़ रहा है। न केवल तनाव बढ़ रहा है बल्कि शांति व्यवस्था भी चौपट हो रही है। तो इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, ऐसा लगता है कि औरंगजेब का शासन वापस आ गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आज फिर सिविल लाइन में पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक दिया। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा दौसा जिले में पानी की समस्या को लेकर प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सिविल लाइन स्थित आवास पर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेडिंग पर डॉक्टर किरोड़ी को रोक लिया गया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सरकारी आवास को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। इस बात का मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पता लगा तो उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई, जिसके बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मुलाकात हुई, जिसमें किस तरह से गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निजात दिलाई जाए, इस पर चर्चा हुई। दौसा में इस समय पानी का भीषण समस्या बनी हुई है और उस भीषण समस्या की ओर मैं जिले के प्रभारी माननीय विश्वेंद्र सिंह जी से मिलने आज सुबह उनके बंगले पर गया था सिविल लाइन में। तो वहाँ पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी, मेरे को मिलने नहीं दिया। मैं बड़ी मशक्क़त के बाद मंत्री जी के पास पहुँचा, उनको दौसा जिले की पानी की समस्या की और ध्यान आकर्षित किया और उस समय पुलिस ने माननीय मंत्री जी के बंगले को भी घेर लिया था। माननीय मंत्री जी ने भी इसे बड़ा अफसोसजनक बताया, उस पर खेद जताया और पुलिस के सीनियर अधिकारी, जिसमें मृदुल कछावा जी थे, जद्दी जी थे, उनको भी फोन से आपत्ति दर्ज कराई। कहा ये ठीक नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मेरे पुराने साथी हैं, मेरे साथ एमपी रहे और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। एक सांसद मेरे घर पे मिलने आए और उसको चारों तरफ से पुलिस घेर ले, मिलने नहीं दे, बैरिकेड लगा दे, ये लोकतंत्र में चलता नहीं है। खबर राजसमंद से, जहां राजकीय गोवर्धन अस्पताल में नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही न्यूरोलॉजी वार्ड में आवश्यक मशीनें खरीदने के लिए विधायक कोष से 60 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान डॉक्टर सीपी जोशी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों की कुशलक्षेम पूछी और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। विधानसभा अध्यक्ष महोदय और जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे चिकित्सालय में नए पुनरुद्धार किए हुए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन करने के लिए साथ पधारे थे और बड़े मुखिया जी, सुधाकर जी और भी कई गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष उन्होंने इस नए कॉटेज वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने हमारे यहाँ पे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और एंडोस्कोपिक सर्जरी में काम आने वाले लगभग 60 लाख के उपकरणों को विधायक मद से देने की घोषणा करी। ये बहुत ही सराहनीय है और इससे हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और सर्जरी डिपार्टमेंट में मरीजों के ऑपरेशन में काफी सहायता मिलेगी। बात बीकानेर की, जहां वार्ड नंबर 33 के लोगों ने आज पार्षद के साथ जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया
और अंबेडकर कॉलोनी में नई पाइपलाइन डालने की मांग रखी। पार्षद मनोज नायक ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में पानी की समस्या है। नहरबंदी के चलते हालात और खराब हो रहे हैं। क्षेत्र में छोटी पाइपलाइन होने के कारण घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। ऐसे में नई पाइपलाइन डालने की मांग की, पर अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मजबूरन घेराव किया। हमारे कम से कम 500 घर है ऐसे जिसके अंदर 2.5 इंच की लाइन डाली हुई है। उसके अंदर 2.5 इंच की लाइन डाली हुई है, उसके अंदर वो पानी वो ही पूरी जाम हो रखी है। इनको हमने बोला है कि एक पाइपलाइन डाल दीजिए ताकि पानी सबको मिल जाए, तो एक्शन साहब भी नहीं मिले। 12:30 बज गई, 12:30 बजे अभी आए हैं। पूछते हैं तो बोलते हैं कि साइड पर गए हैं। साइड शूट कुछ भी नहीं है। और यहाँ हम कम से कम 50 आदमी आए हैं पानी के लिए। बहुत ही समस्या है। अधिकारी बोल रहे हैं कि अब 10 दिन के अंदर आपका काम चालू कर देंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये 10 तारीख के अंदर चालू कर देंगे। समस्या बहुत ज़्यादा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में मानवता को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला अपने भ्रूण के कटे हुए सिर को लिए भटकने मिली। महिला और उसके परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते भ्रूण की यह हालत हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस से मुखातिब हैं। ये सीधे चलते हैं। और आप ही के माध्यम से वो सारी चर्चाएं और चीजें संप्रेषित होती नीचे के तबके तक। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मुझे जोधपुर आना पड़ा। जोधपुर के जो हालात सुने, जो देखे, जो समझे, उससे मन में एक बड़ी पीड़ा हुई। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी की अपडेट देखी है। उन्होंने उदयपुर पहुंचने की उनकी जानकारी मिली है, फोटोग्राफ्स आए हैं। वहाँ कांग्रेस का चिंतन शिविर है। वो कांग्रेस की चिंता करें, कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता करें, जायज़ सी बात है। लेकिन किस कीमत पर? उनको मेरी जगह आज यहाँ होना चाहिए था। ये वो शहर है जिसने उनको इतनी ऊंचाइयाँ दी। ये वो शहर है जो शांति के लिए, सद्भाव के लिए जाना जाता है। और यही समय था कि जब वो राजधर्म का पालन करते। मैं किसी पंथ, मजहब और संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, मैं कोई सियासी चश्मे की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुल मिलाकर उनकी सरपरस्ती में, क्योंकि वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं। कई बार लोग ढूंढते रहते हैं कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है, बाद में ध्यान आता है कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं। उनके गृह क्षेत्र में ऐसी गंभीर वारदात हो जाए, पहले दिन रात को हो जाए, समझ में आती है, लेकिन दूसरे दिन जो दृश्य होता है वो और ज़्यादा हृदय विदारक होता है। मैं अभी जिस शख्स से मिल के आया, अलग अलग तरीके से पेट्रोल बम से एक की टांगें जला दी, एक को पीठ पे पीछे चाकू लगाया गया। कुल मिलाकर जो दृश्य दिखा और जो घटनाएं सुनी, वो लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के क्षेत्र में इस तरीके से कोई जन सुरक्षा को सीधे सीधे चुनौती मिलती हो। मित्रों, राजस्थान की सरकार को बने हुए 40 महीने हो गए, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 40 महीनों में यूं तो एक लंबी फहरिस्त है कि जिसके कारण राजस्थान की जनता में एक बड़ा जनाक्रोश है। हमारे यहाँ 90 के दशक के बाद में राजनीति जनधारणा पर चलती है, परसेप्शन पर चलती है, और एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ये जनरल परसेप्शन है। दूसरा होती है एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता के विरोध आक्रोश। वो सामान्य तौर पर इलेक्शन ईयर में दिखता है कि इस सरकार ने ठीक काम नहीं किया, इसलिए बदल दो। ये सरकार जब बनी, इस सरकार के बनने की शुरुआत थानागाजी की गैंगरेप की घटना से हुई, और उसके बाद वो निर्भया की अलवर तक आ पहुंची। इस सरकार की 40 महीनों में 3 साल से भी ऊपर, यूं तो बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों की कर्जा माफी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है।
9,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई, किसानों ने आत्महत्याएं की। आपके संज्ञान में भी होगा कि श्री गंगानगर के राय सिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेल किसान नाम ने एक लाइव वीडियो जारी किया, अपनी आत्महत्या करते हुए लाइव वीडियो जारी किया कि मेरी इस आत्महत्या के दोषी मुख्यमंत्री हैं। मैं एक उदाहरण बताया, एक वानगी बताई। 7 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा करें तो 7 लाख से भी ज्यादा, 22% अपराध बढ़े और 2019, 20 और 21 ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको पुख्ता करता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के और अनुसूचित जनजाति पर एट्रोसिटीज हुई है। भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया, बेरोजगारी सर्वाधिक है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये संस्था इस बात को पुख्ता करती है कि राजस्थान इस समय सर्वाधिक बेरोजगारग्रस्त राज्य है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही, वो आंकड़े भी आधे अधूरे से थे। 69 लाख बच्चों का क्या होगा उसका कोई रोड मैप नहीं है और वो बच्चे सड़कों पर आंदोलन की शक्ल में हैं। रीट की नकल हुई, पूरी दुनिया में मुद्दा गूंजा कि राजनीतिक संरक्षण में कांग्रेस पार्टी के लोगों को नौकरियां देने का जरिया आरपीएससी को बना दिया, रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन। कुल मिलाकर अस्पताल बीमार हैं, मरीज का इलाज हो नहीं हो, लेकिन खुद अस्पताल दम तोड़ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से लाचार है। राजस्थान में जो दृश्य बना उसमें एक बात समझ में आती है कि मुख्यमंत्री जी 24 घंटे के सियासी व्यक्ति हैं। उन पर रिसर्च की जा सकती है कि कोई व्यक्ति 365 दिन और 24 घंटे केवल सियासी रोटियां कैसे सेक सकता है, उसका सियासी चश्मा एक वैसा ही क्यों होता है। और इसलिए ये जरूर है कि चतुराई से राजस्थान के वो सब मुद्दे, पब्लिक परसेप्शन अलग है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए इनको मुद्दों को डाइवर्ट कैसे किया जाए, वो आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जोधपुर के और इस पूरे घटनाक्रम का आरोप बीजेपी पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो खुद दोषी थे, उनकी पार्टी और उनकी सरकार दोषी है। जिन लोगों का वो संरक्षण करते हैं वोट बैंक की राजनीति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, क्योंकि ये दोहरा चरित्र साफ दिखता है। करौली से लेकर जोधपुर की घटनाओं को देखेंगे तो जिस तरीके से संरक्षण अराजक तत्वों को मिलता है उसके कारण ये घटनाएं होती हैं। देश में तिरंगे का भी सम्मान है, देश में भगवे का भी सम्मान है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।